Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity for UPSC examination and other state PSC examinations. This is a MCQ series. ये जो टेस्ट सीरीज आपकी यूपीएससी अदर किसी स्टेट पीएससी एग्जाम्स में आपके काम आएगी। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक वही फ्रेम किए हैं जिनसे रिलेटेड मैं लेक्चर जो है अपने जो अपलोड कर चुका हूँ इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देख लें, और जब आप उन लेक्चर्स को देखेंगे और इन एमसीक्यूज का आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत इजीली आप इनको जो अटेम्प्ट कर देंगे और हर एक चीज जो उसमें जो मैंने जो क्लियरली कवर की हुई है। तो शुरू करते हैं। तो 21st क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। 20 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस टू जो है वीडियो सीरीज में लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। 21st क्वेश्चन ये रहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसने क्लियरली किस चीज को जो है डिफाइन किया था। तो इसमें जाने से पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपने मेरे लेक्चर ढंग से सुना तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको जो है मोंटेगो चांसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। इसमें जो है सेंट्रल का जो कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर जो है उसको जो रिलैक्स किया गया था, और टू सब्जेक्ट्स में जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यानी यहाँ से जो डायरकी के लिए जो इसको जो है जनरली जो है जाना जाता है। सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से इसमें अलग किया गया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेब्लिश करने की बात इसमें की गई थी, और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी वो पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसको मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से हम जानते हैं, इसमें जो मुस्लिम्स को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को जो है एक्सटेंड कर दी थी। और इसी एक्ट ने बोला था कि जो वॉइस राय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें 3 में से जो है 6 में से जो है 3 मेंबर्स जो इंडियंस ही होंगे अदर देन कमांडर इन चीफ। और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने क्रिएट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जो है क्रिएट किया था। तो इसने जो है देखिए सेपरेशन ऑफ क्लियरली डिफाइन नहीं किया था जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटर। जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसने जो है डिसाइड किया था डायरकी इंट्रोड्यूस करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वाइस राय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने जो है इनके बारे में जो है इसमें जो बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए द एक्ट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये पूरा पूरा लक्ष्मीकांत में पूरी पूरी स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ठीक हो जाएगी, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। ये बिल्कुल सही बात है कि इस एक्ट ने जो है प्रोवाइड किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसने बात की थी, एंड मद्रास लगा के ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर जो गलत हो जाती है। तो देखिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो जहां जहां सेकंड स्टेटमेंट है उसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं। इसका ऑटोमेटिकली जो है ए आंसर जो है इसका आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और देखिए थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे द एक्ट परमिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू पार्टिसिपेट इन प्राइवेट ट्रेड। ऐसा नहीं हुआ था, एक्ट ने प्रोहिबिट किया था। एक्ट ने जो है क्लियरली जो है रोका था कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इंडिया में इंगेज होने से। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन इज करेक्ट। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। कई बार यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने नॉट करेक्ट भी जो है लिखा हो सकता है। तो क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आपको आते हुए भी आप क्वेश्चन वहां पर गलत करके आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट। देखिए नॉट करेक्ट इसमें जो लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्स मिशन। अगर आपने मेरे लेक्चर पर ध्यान दिया होगा, ये कैबिनेट मिशन के कैबिनेट जो मिशन प्लान जो था उसके बेस पर ये जो है आपकी स्टेब्लिश की गई थी। जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, उसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है हमारी जो स्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट रहता है जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो जो इलेक्टेड किए गए थे पीपल्स ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे, उनके द्वारा वो नॉमिनेट किए गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी ठीक नहीं है। तो इसमें जो सी जो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इजी है, इसमें आर्टिकल 3 के बारे में बोला गया है। जो आर्टिकल 3 जो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पार्ट फर्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 जो है ये रहता है, ये जो डील करता है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। जो हमारी कंट्री है और जो इसकी टेरिटरीज हैं, जो इसके भूभाग हैं, उनसे रिलेटेड जो है पार्ट फर्स्ट जो है ये जो डील करता है। पार्ट फर्स्ट जो है डिफाइन करता है इंडिया को, दैट इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपने ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल सेकंड जो है डील करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स। और आर्टिकल 3 जो है हमारे डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो कोई भी नेम उनका चेंज करना है, उनकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करनी है, एग्जिस्टिंग स्टेट से फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स करनी है, तो वो आर्टिकल 3 जो हमारा डील करता है।
और आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो जितने भी काम है जो कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो किए जाएंगे, चाहे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की जाएगी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट से उनके एरिया वगैरह अल्टर किए जाएंगे, नेम वगैरह चेंज किए जाएंगे, तो आर्टिकल 4 ये बोलता है कि उनको अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं समझी जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये बोलता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के ही द्वारा ये काम होंगे। तो पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री की कभी भी हमारे पॉलिटिकल मैप को जो अपने हिसाब से जो है ड्रॉ कर सकती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, अगर हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को अगर लैंड ट्रांसफर करना है, अगर हमारा लैंड जो ट्रांसफर किसी कंट्री को हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है 2015 में। इसीलिए हमने जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किया था, जिसमें जो है बांग्लादेश को जो है लैंड ट्रांसफर किया गया था। तो आर्टिकल 3 के बारे में पूछा गया, तो आर्टिकल 3 जो है हमारा डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पता होना चाहिए। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो इंडियन पॉलिटी का जो है उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। सेकंड वन, इसने जो डिस्टिंग्विश किया था फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और थर्ड, इसने जो प्रोहिबिट किया था जो भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से, उनको जो प्रोहिबिट किया था उनको रोका था। इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको उसके जो सबऑर्डिनेट बना दिया था। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है 4 मेंबर्स जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए जो इसने क्रिएट की थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बनाए गए थे। इसने प्रोवाइड किया था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। और जो सुप्रीम कोर्ट को जो कोलकाता में स्टेब्लिश किया जाना था उसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस जो उसमें जो है होने थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथन करने के लिए जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक जो है बॉडी इसके तहत जो है स्टेब्लिश की थी। गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनीज को बोला जाता था, जिसने रिवेन्यू, मिलिट्री और जो भी सिविल अफेयर्स जो है कंपनी के रहते हैं उनके ऊपर जो इसने जो रिपोर्ट करनी थी। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स के ऊपर हम आते हैं। द एक्ट मेड इट क्रिस्टल क्लियर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फंक्शंस आर आल्सो पॉलिटिकल नेचर। तो बिल्कुल सही बात है, इसने जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को जो है फर्स्ट टाइम जो है डिफाइन किया था। सेकंड, द एक्ट कंसिडरेबली curtail the patronage of the company by making appointment of the first governor general। ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट गवर्नर है जिस काउंसिल इसमें अपॉइंट किए गए थे, और चीफ जस्टिस और अदर जजेस, 3 अदर जजेस के तहत जो अपॉइंट किए गए थे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो ठीक हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी जो है फ्रेम किया गया है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट रहती है ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, इसने जो अपनी फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड की थी 9 दिसंबर 1946, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है मूव किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब सेकंड स्टेटमेंट रहती है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग अटेंडेड द असेंबली। मुस्लिम लीग ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी इसको जो है बायकॉट किया था, और ये अब इंस्टिट रहे थे, दृढ़ रहे थे अपनी डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, और सेकंड हमारी जो है गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक है, और जहां जहां पर सेकंड है उसको आप इलिमिनेट कर सकते हैं, और ये ट्रिक क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको जो एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो असेंबली का बनाया गया था, लेकिन जापानीज प्रैक्टिस नहीं थी, ये जो है फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके जो है इनको जो है प्रेसिडेंट जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है बनाया गया था। तो ध्यान रखिए, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मूव की गई थी, उसमें कौन कौन से वर्ड्स जो आते थे। तो उसमें देखिए सोवरेन वर्ड भी आपको मिलेगा, रिपब्लिक भी, जस्टिस भी, इंटीग्रिटी भी, और वर्ल्ड पीस भी इसमें आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, फ्रेटर्निटी जो वर्ड है ये कई बार पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस टाइम नहीं था। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो वर्ड्स थे, ज्यादा डिटेल में आप इसको अपनी स्क्रीन को पॉज करके जो पढ़ सकते हैं। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मूव की गई थी, और इसके ऊपर काफी डिबेट हुआ। और 22 देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको एक्सेप्ट किया गया, फिर आपके अडॉप्टेड किया गया 22 जनवरी 1947 को। देखिए इसमें यूनिटी ऑफ नेशन की बात की है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, distribution of power between the center and the state, justice, equality, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, safeguard of minorities, backward और tribal areas की इसमें बात की है, depressed class and backward classes की, integrity and territory of republic, sovereign rights, civilized nations, और वर्ल्ड पीस वगैरह जो इसमें जो है इन सब चीजों की जो बात की है। फेटर्निटी वर्ड इसमें जो यूज नहीं किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट जो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोलते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जो बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हमारी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की जो रहती है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन इसके द्वारा जो डाले गए थे। आपके ट्रिब्यूनल की प्रोविजन हो गए, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रोविजन हो गए, और परमिएबल में अमेंडमेंट उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड हो गए, ये सारे सारे जो हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है डाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है थोड़ा लिटिल बिट टफ रहेगा, लेकिन आपने अगर सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स जो इसमें आती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी इसमें आती है। इसका डी देखिए आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में चलिए। जो टर्म स्टेट है वो जो है फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, थर्ड फ्रॉम 12 टू 35 जो आर्टिकल रहते हैं उसमें स्टेट काफी जगह यूज किया गया है। इसकी डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आती है, इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन और यूनियन गवर्नमेंट के जो जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर होते हैं वो आएंगे इसमें। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स आएंगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट, और लोकल अथॉरिटी जो आती है, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इंप्रूवमेंट है, ट्रस्ट है। ऑल अदर अथॉरिटीज है, चाहे स्टैच्यूटरी है या नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज है, लाइक LIC, ONGC, एटसेट्रा, ये जो है डेफिनेशन स्टेट में जो इसमें आ जाते हैं। देखिए इसमें एक जो है कंट्रोवर्सी थी कि जुडिशरी जो है स्टेट के अंडर आती है, अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या नहीं आती है। तो जिसमें जो ये जो अदर अथॉरिटीज हैं इसके तहत जो है जुडिशरी भी जो है अंडर दी आर्टिकल 12 जो है स्टेट के इसमें जो है डेफिनेशन में जो इसमें जो आती है, स्टेट की लिस्ट में जो इसमें जुडिशरी भी जो है इंक्लूड होती है। ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था एक, और एक AR अंटुले वर्सेस RS नाइक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि जुडिशरी भी जो है एक्सप्लिसिटली जो है इंक्लूड रहती है इसमें आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहता है रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। तो उससे क्रिएटिव पेटिशन जो रहती है, सबसे पहले देखिए हमारे कोई जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर रिव्यू पेटिशन होती है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक क्रिएटिव पेटिशन होती है लास्ट, जो कि इवॉल्व हुई थी हमारी कंट्री में बाय द वर्डिक्ट ऑफ रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द इंदिरा स्वामी केस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज डिक्लेयर्ड बेसिक फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी, जो पार्लियामेंट की जो पावर रहती है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है पावर नहीं करती है पार्लियामेंट को कि वो जो बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है अमेंड कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं दिया गया है। डिफरेंट वर्डिक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट की रही, वहां से डिफरेंट फीचर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि ये जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, या आर्टिकल 32 भी बेसिक फीचर का पार्ट है। इसी तरह हमारे पास जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो इस तरह से बहुत से प्रोविजन हमारे जो है बेसिक फीचर में आते हैं। तो इंदिरा स्वामी केस से जो है रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि रूल ऑफ लॉ भी जो हमारा बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो इसका हो जाएगा ए ओनली। अभी तक ये जो हमने केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इतनी डीपली अभी तक हमने इसमें नहीं डिस्कस किया है। आगामी लेक्चर में इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा स्वामी केस 1992 में, इसको मंडल केस भी बोला जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की हेल्प भी करते रहिए। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।